हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं के सिन्हा आप सभी के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ यूपीएससी सी सेट प्री के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में सी सेट के जो क्वेश्चंस होती हैं, जो मैथ के जो इम्पोर्टेंट्स होती हैं, वो किस तरह से होती है। तो आज हम लोग उस क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमने पिछले क्लास में किया था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी में मैथ की, जो कि सी सेट में पूछे जाते हैं और जो कि हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम वहाँ पे नंबर सिस्टम की कुछ चीजें बताए थे, जैसे कि कौन कौन सी संख्या जो है वह नंबर सिस्टम में आती है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 इस तरह से 9 तक जो संख्याएं आती है वह क्या होती है, हमारी नंबर सिस्टम में यानी संख्या पंक्ति में आती है। और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है, यानी कि 2 से हम कैसे किसी भाग को डिवाइड करेंगे, किसी चीज को विभाजित करेंगे। 3 से किस तरह से विभाजित होंगे, 4 से विभाजिता का नियम बताए थे, 5 से विभाजिता का नियम बताए थे, 6 से बताए थे, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग बताए थे। तो हम लोग चलेंगे क्या इसके अगले क्वेश्चन में और देखेंगे क्या कि उसके आगे क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा जाने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि नंबर सिस्टम जो है, यानी कि संख्या पंक्ति, उसमें कुछ इंपोर्टेंस जो है वह देखेंगे आज हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आप लोग हेडिंग में लिखिएगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या है, नंबर सिस्टम पर लिख लीजिए। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम की बात करें और हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या चलेगा, प्राकृत संख्या लिखेगा हम लोग प्राकृत संख्या में। हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल नंबर, आखिर नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में लिखिए, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब यह है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव तक,
जो कि ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारी प्राकृत संख्या कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे, हमारी प्राकृत संख्या कहलाएंगे, है ना, प्राकृत संख्या कहलाएंगे। तो आप लोग को पता चलेगा होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या वैसे चीजों कहा जाता है जिसे हम शुरू से गिन सकते हैं और गिनते चले जाए, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंफिनिटिव तक गिनते चले जाएंगे, वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है जो, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखेगा आप लोग पूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे आप लोग, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं, क्या लिखेंगे आप लोग, पूर्ण संख्याएं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पूर्ण संख्या में, कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, वो लिखेंगे आप लोग। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या, पूर्ण संख्या के बारे में लिखेंगे। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पे जो संख्या बनती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारा जो प्राकृत संख्या क्या था, 1 2 3 4, इस तरह से था ना हमारा प्राकृत संख्या। तो इस प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, प्राकृत संख्या में क्या कर दे, जीरो को ऐड कर दे, जीरो लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है ना। यानी कि पूर्ण संख्या मुझसे कह सकते हैं जिसमें जीरो आ जाए, है ना। यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिए जाने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटिव तक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या, पूर्णांक संख्या है। क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग पूर्ण संख्या में, पहले पूर्ण संख्या में आप लोग लिखेंगे प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से जो नई संख्या बनती है उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से जो नई संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे आप लोग पूर्णांक संख्याएं। क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। हेडिंग दीजिएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, हेडिंग दीजिएगा पूर्णांक संख्याएं, है ना। लिखेगा इसमें पूर्णांक संख्या में कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक, प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को भी, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं,
पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम लोग, जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये तो प्राकृत संख्या है ना, ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या और इसमें क्या है पूर्ण संख्या, ये लग जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 लगने से पूर्ण संख्या हो जाता है। और ये क्या है हमारा प्राकृत संख्या है, क्या है प्राकृत संख्या है ना। ये पूर्ण संख्या 0 लगने से टोटल क्या हो जाएंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगे, और ये हमारा प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर जो नया संख्या बनेगा जो ऋणात्मक हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके आगे -1 -2 -3 -4 इस तरह लगाते चले जाएंगे, है ना, -1 -2 -3 इस तरह हम लोग लगा देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो कि पूर्ण संख्या और उसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए ऋणात्मक वाले भी आ जाने चाहिए। ऋणात्मक वाला आ रहा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सम संख्याएं। लिखेंगे सम संख्याएं। तब सम संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो, है ना, क्या है हेडिंग सम संख्या ना, सम संख्या है ना, क्या है सम संख्या। लिखेंगे वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, है ना, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, यानी कि जो 2 से कटने वाली संख्या होगी, जो 2 से पूरा पूरा कट जाने वाली संख्या होगी उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सम संख्या, है ना। अब लिखेंगे इसी में विषम संख्याएं। क्या लिखेंगे हेडिंग विषम संख्याएं। क्या लिखेंगे विषम संख्याएं, है ना, लिखेंगे विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्याएं, है ना। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न होता हो उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7 ये सभी क्या है विषम संख्या, है ना। 2 से कट रही है, ये नहीं कट रही है ना, 2 से नहीं कट रही है, ये सभी क्या हो जाएंगे विषम संख्या हो जाएंगे। और सम संख्या में क्या हो गए जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वह सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से
वो सभी सम संख्या, और 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ये संख्या है विषम संख्या, जो कि 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है ना। अब लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं। हेडिंग लीजिएगा अभाज्य संख्याएं। हेडिंग में क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं, है ना। लिखेंगे अभाज्य संख्या में लिखेंगे हम लोग, है ना, कि वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो स्वयं और जो स्वयं स्वयं है ना, स्वयं वे संख्याएं जो स्वयं और एक से स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरा तरह विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17, जैसे में 17 देखो ध्यान देना, 17 लिखा हुआ है ना। अब ये 17 किस किस से कटेगा? कौन कौन से टेबल में, कौन कौन से पहाड़े में 17 आता है? तो किसी में आता है? नहीं आता है। सिर्फ एक के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, 17 के पहाड़ा में आता है। तो जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या कहते हैं? जो खुद से स्वयं से और एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से नहीं कटता हो, विभाजित नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग भाज्य लिखेंगे भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? भाज्य। लिखेंगे भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या लिखेंगे वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो स्वयं और वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त जो स्वयं और एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है? एक के अलावा भी कट जाते हैं ना, और खुद से तो है ही। जैसे कि मान के चलो कि ये जो है हमारा 9 है, ये क्या है? 9 है ना। तो 9 ये क्या हो जाएगा? 1 के टेबल में भी आता है ना, 3 के टेबल में भी आता है, और
9 टेबल में भी आता है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं और यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और 9 के अलावा यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। जबकि 19 जो है वह 1 और 19 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। और 9 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ आ रहा है, 9 जो है हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे परिमेय संख्याएं। लिखेंगे क्या, परिमेय संख्याएं। है ना, हेडिंग में देंगे परिमेय संख्याएं। लिखेंगे परिमेय संख्याएं में कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q, जिन्हें P बटा Q, जिन्हें P बटा Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P और Q, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल 0, Q कभी शून्य न हो, लेकिन Q कभी शून्य न हो। यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा हुआ हो। जो क्या हो, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ हो। P बटा Q के रूप में है ना लिखा हुआ, ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें यह भी कह रहे कि P बटा Q के रूप में तो लिखा रहना चाहिए, लेकिन Q का वैल्यू जो है, Q का जो मान है वह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 0 नहीं आएगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा, है ना। हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 3/4, जैसे 3/4 ये क्या है हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या है हमारा, परिमेय संख्या, है ना। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यही रहता है क्या कि 3/0, 3/0 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये 3/4 जो है क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोग को समझ में आ रहा है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसमें अपरिमेय संख्या है ना। लिखेंगे हेडिंग में अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याएं। लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में, जिन्हें
P बटा Q के रूप में, जिन्हें P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q कभी शून्य न हो, लेकिन Q कभी शून्य न हो, लेकिन Q कभी शून्य न हो, है ना। अपरिमेय संख्या है ना, इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल से इसका उदाहरण ये समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में ना लिख सके, है ना। P बटा Q के रूप में ना लिख सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। लिखेंगे वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जो परिमेय भी हो या अपरिमेय हो, उससे मतलब नहीं है। या तो वह संख्या परिमेय भी हो सकता है या तो वह संख्या अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो वह वास्तविक संख्या होती है। जैसे 3/5, जैसे 3/5, है ना। 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है ना। लेकिन वास्तविक संख्या तो है ना, परिमेय संख्या के साथ क्या है, वास्तविक संख्या भी तो है। 8 है, 8 क्या है, हाँ, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे, सह अभाज्य संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, है ना। लिखेंगे सह अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में, जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब सहअभाज्य संख्याएं कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी संख्या का जोड़ा
जिनके एक गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16, 21, जैसे 16, 21, 15, 31, ये सभी क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है। ये सभी क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है। कैसे? तो कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ न होना चाहिए। इसका जो 6 का गुणनखंड है एक, इसके अलावा कोई दूसरा ना होना चाहिए। यानी कि 26 नहीं होना चाहिए, 21 है तो 20 नहीं होगा, है ना, 15 है तो 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 31 है तो 33 नहीं होगा। यानी कि एक हर हाल में रहना है, चाहे वह आगे में हो चाहे वह पीछे में हो, है ना। जब एक लगा हुआ हो तभी वह क्या हो जाएगा? सहअभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे? युग्म अभाज्य संख्याएं, है ना। युग्म अभाज्य संख्याएं लिखेंगे इसमें ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 और 13, 11 और 13, समझ में आ रहा है? 11 और 13 देखिए क्या कर रहे हैं जो युग्म कर रहे हैं ना, युग्म अभाज्य संख्या कर रहा है। युग्म अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए कि दो जो संख्या होगी उसमें क्या होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए, उसके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 11 और 13, इन दोनों के बीच में, है ना, 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में क्या है? 2 का अंतर है ना, 11 और 13, इसमें क्या है? 2 का अंतर है। और भी संख्या है वो भी आप ले सकते हैं, है ना। 16 और 18, 16 और 18, 2 का अंतर है। नेक्स्ट लिखेंगे भिन्न। क्या लिखेंगे? भिन्न, है ना। भिन्न में लिखेंगे यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, तथा q नॉट इक्वल टू 0, तथा q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाए, नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाए, तो ऐसी संख्या को भिन्न कहते हैं। ऐसी संख्या को भिन्न कहते हैं, है ना, भिन्न कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे भिन्न में भाज्य को एक रेखा के ऊपर, भिन्न में
भाज्य को एक रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है, तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है। अर्थात भाज्य को अंश और भाजक को हर कहते हैं, के रूप में लिखा जाना चाहिए, है ना, के रूप में। P/Q है, क्या है P/Q, क्या है भाज्य है, क्या है भाजक, है ना। ये भाज्य और ये भाजक इस रूप में लिखा होना चाहिए, यानी कि 3/4, है ना। ये भिन्न है ना, फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, फ्रैक्शन 3/4। ठीक है, तो इस तरह का जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के प्रकार, क्या लिखेंगे, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, है ना, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। लिखेंगे इसमें हम लोग कि नंबर फर्स्ट में लिखेंगे भिन्नों प्रकार, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे उचित भिन्न, है ना, उचित भिन्न। क्या लिखेंगे, उचित भिन्न, है ना। 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला उचित भिन्न, दूसरा जो है इसका उचित भिन्न के बाद लिखेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और जो हमारा तीसरा होगा, वह तीसरा जो होगा वो क्या होता है, वितत भिन्न। क्या हो जाएगा, वितत भिन्न, वितत भिन्न, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, वितत भिन्न। यानी कि भिन्नों के प्रकार में लिखेंगे हम लोग कि यह 3 प्रकार के हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा वितत भिन्न। ये 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। अब तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, उचित भिन्न क्या है, अनुचित क्या है और वितत क्या है, ये तीनों के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट में लिखेंगे उचित भिन्न, नंबर फर्स्ट में उचित भिन्न लिखेंगे यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। समझ आ रहा है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें जो भिन्न का जो अंश होता है वह हर से कम होता है। उचित में कहा जाएगा जो अंश जो है वह अंश और ये हर, अंश और क्या, ये हर, अंश और हर। तो इसका जो मान होगा, जो अंश का मान होगा वह हर से क्या होगा, कम ही रहना चाहिए। हर से क्या होगा, कम ही रहना चाहिए। वह हमारा उचित भिन्न कहलाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, अनुचित भिन्न लिखेंगे, अनुचित भिन्न में लिखेंगे यदि
भिन्न का अंश, यदि भिन्न का अंश, अनुचित में, हाँ अनुचित भिन्न में लिखेंगे, यदि भिन्न का अंश हर से भरा हो, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, है ना। भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, मतलब अनुचित भिन्न जो है, अनुचित भिन्न हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, भिन्न का जो अंश है वह हर से बड़ा हो गया है ना, हर से बड़ा हो गया है ना, सिंपल यही कर रहा है ना। तो अनुचित में क्या हो जाएगा, जो ये हर है, हर से बड़ा क्या हो गया, अंश हो गया, हर से बड़ा अंश हो गया, तो ये क्या हो गया, अनुचित हो गया, ये क्या हो गया, अनुचित हो गया। उचित जिसमें हर बड़ा हो और अंश कम हो, अनुचित में हर कम रहेगा लेकिन अंश बड़ा रहेगा, है ना। अब लिखेगा 3 नंबर में वितत, वितत भिन्न, वितत भिन्न लिखेंगे, लिखेंगे वितत भिन्न में सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर किसी क्षेत्र, सॉरी, सामान्य तौर पर किसी भिन्न, सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या, भिन्न के हर या कभी कभी अंश में, भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने, भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे वितत भिन्न में क्या हो जाएगा, देख लो, वितत भिन्न, वितत भिन्न जो है उसमें क्या हो जाएगा कि जोड़ना है या घटाना है ना। और चलो कि 2 लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे 2 माइनस 2/2 प्लस 2/2 माइनस 2/2 प्लस 2/2। तो यह जो प्रोसेस चलते आ रहा है ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वितत भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, वितत भिन्न कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे, वितत भिन्न कहेंगे, है ना, वितत भिन्न कहेंगे, सुना रहा है। और जो हमारा था उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या हो जाएगा, उचित भिन्न जो था, तो उचित भिन्न में हमारा जो है उसमें क्या आ जाता है, उचित भिन्न में अंश कम रहता है लेकिन हर ज्यादा रहता है, अंश कम रहता है लेकिन हर ज्यादा रहता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न जो है, अनुचित भिन्न जो है, अनुचित भिन्न, है ना, ध्यान देते हैं, अनुचित जो है, अनुचित भिन्न जो है उसमें क्या रहेगा, अनुचित में क्या रहेगा, अंश कम रहेगा, सॉरी अंश ज्यादा रहेगा, हर कम रहेगा अंश ज्यादा रहेगा, हर कम रहेगा, है ना। यानी कि अंश ज्यादा रहेगा और हर कम रहेगा, हर कम रहेगा, सुना रहा है। उचित में अंश कम हर ज्यादा, उचित में अंश कम हर ज्यादा, अनुचित में अंश ज्यादा हर कम, यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका, उचित में नीचे ज्यादा होगा और अनुचित में नीचे कम हो जाएगा, उचित में नीचे ऊपर कम रहेगा और अनुचित में ऊपर ज्यादा रहेगा। और ये तो वितत वाला देख रहे हो कि जोड़ना
जोड़ घटाना, जोड़ना, घटाना, जोड़ना, इस तक जो प्रोसेस चलेगा उसे हम लोग वितत भिन्न का नाम देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वितत भिन्न कहते हैं। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? हम्म। अब हम लोग लिखेंगे, चलिए इसमें आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग रहेगा कि भिन्नों में तुलना, है ना। इसमें हम लोग तुलना करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या रहेगा? भिन्नों में तुलना, है ना। हेडिंग लिख लेंगे आप लोग। भिन्नों में तुलना, है ना। भिन्नों में तुलना, तुलना हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुलना करेंगे कि कौन सा भिन्न किसके साथ चलेगा, कौन सा भिन्न किसके साथ मर्ज होगा, उसका तुलना हम लोग करेंगे, है ना। तो और आप लोग जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी आईएएस बनने के लिए सोच रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आपको प्री का जो प्री है, फर्स्ट है प्रीलिम्स जिसे कहते हो। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर टू। तो हम लोग अभी प्री का तैयारी कर रहे हैं। 2023 में जो प्री आने वाली है मई के आसपास से, तो उसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्री में दो पेपर, जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू, जिसे हम लोग जीएस पेपर टू को सी सेट भी कहते हैं, है ना। सी सेट भी कहते हैं। तो सी सेट में क्या आता है? मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं, इस तरह से क्या होते हैं? क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग ड्रीम फॉर आईएएस पावर जॉब नाम के चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोग को यूपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यू न्यू फैक्ट हो, जो भी नया इंफॉर्मेशन आए, आप लोग को मिल सके। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।